जानेंगे, हम हक से जानेंगे। RTI जब से लागू हुआ है, RTI डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। RTI का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इस हफ्ते अपना पहला बजट पेश किया, पहला आम बजट पेश किया। आम बजट से पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उसमें साफ तौर पर माना गया कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बजट पेश करने में सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां थी। हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि जो बजट में इस बार दिखाया गया वो करीब 4.5% यानी जीडीपी का जो हमारा वित्तीय घाटा है देश का, वो कुल मिलाकर जीडीपी का 4.5% जो है फिस्कल डेफिसिट है। सरकार ने इसको लक्ष्य रखा है इस साल 4.1% तक हासिल करने का, जो कि एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पार पाने के लिए वित्तीय अनुशासन की जरूरत होगी। जब वित्तीय अनुशासन कहते हैं तो उसका मतलब है कि जनता का पैसा ठीक तरह से खर्च हो और जो पैसा जहां खर्च होना है वो पैसा वहीं पर खर्च हो और उसमें लीकेजेस ना हो, ये वित्तीय अनुशासन कहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जनता का पैसा ठीक से खर्च नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली से जो पैसा चलता है उसको खुद कई बार प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दिल्ली से जो पैसा चलता है वो ज़मीन तक पहुंचता है तो 15 पैसे हो जाता है। टैक्स में इस बार अगर बजट में कहें तो बजट में एक खास बात यह भी रही, जो टैक्स देने वाले हैं उनको थोड़ी राहत मिली है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम जानने का हक में ये वित्तीय बातें क्यों कर रहे हैं। वित्तीय बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग देश में टैक्स देते हैं वो ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। लोगों को टैक्स देने में तकलीफ शायद नहीं हो जब वो ये देखे कि वो जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का पैसे का सही से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब एक टैक्स पेयर ये देखता है कि उसका जो पैसा, जो उसने खून पसीने की कमाई से देश को जो टैक्स चुकाया, उस टैक्स का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, तब उसको वास्तव में तकलीफ होती है। और ये तकलीफ तब होती है जब उनको मालूम पड़ता है कि जो नेता उनको भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, ये कहते हैं कि एक बल्ब में रह के गुजारा कीजिए अगर बिजली की कमी है, जो ये कहते हैं कि पंखे में सोइए अगर बिजली की कमी है, वो नेता अगर अपने घरों में 31 एयर कंडीशन लगाएं तो जनता ये सवाल पूछती है और जनता को ये सवाल पूछने का हक है कि उसके टैक्स के पैसे का दरअसल ये दुरुपयोग क्यों हो रहा है। आज जानने का हक में हम यही सवाल उठाएंगे और इससे पहले कि ये सवाल उठाएं, हम ये सवाल आज क्यों उठा रहे हैं और ऐसे एक नहीं कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी चीज़ें सामने आई हैं आरटीआई से जो वास्तव में बहुत चौंकाने वाली हैं, और उसी को हम इस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्ता की धमक कहें या नियम कानून को ताक पे रखने की आदत, देश के माननीयों के लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि ये देश के नेता हैं जो भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, पर जो उपदेश दूसरों को देते हैं उन पर खुद कभी अमल नहीं करते। अगर आप देश की राजधानी के निवासी हैं तो आप ये नहीं भूले होंगे कि जब कुछ साल पहले दिल्ली में बिजली की किल्लत थी, उस मुश्किल घड़ी में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लोगों को सलाह दी कि वो अपने घरों में एक ही बल्ब जलाकर गुजारा करें और एसी कूलर की जगह पंखों में ही रात बिताएं। पर अब आरटीआई से ये चौंकाने वाली जानकारी आई है कि लोगों को ये उपदेश देने वाली मुख्यमंत्री के 4 बेडरूम वाले आवास में 2, 4 या 5 नहीं, पूरे 31 एसी लगे हुए थे। ये हाल एक या 2 नेताओं का नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल के घर का भी यही आलम है। छत्तीसगढ़ में यूं तो गरीबों की संख्या 48% के लगभग है, लेकिन गौरीशंकर अग्रवाल के घर में 48 एसी ही दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसी ही जानकारी आरटीआई से ये भी सामने आई है कि सरकार सांसदों और मंत्रियों के लिए जो बंगले आवंटित करती है वो ये माननीय मंत्री पद चले जाने के बाद भी नहीं छोड़ते। लोकसभा चुनाव हार गए पर दिल्ली में सरकारी आवास में कब्जा बरकरार है।
ये है नेताओं की मनमानी या कानून को ठेंगा दिखाने की फितरत। और ऐसे ही लोगों में लालू प्रसाद यादव, बूटा सिंह, दयानिधि मारन जैसे बड़े नेता शामिल हैं। सियासत की चाल या चालाकी देखिए। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने एक सरकारी बंगले पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए बंगले को जगजीवन राम ट्रस्ट के नाम से अलॉट करा लिया, जबकि सारे नियम कानून इसके खिलाफ हैं। जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है, हम चांदनी भी किस विधि सहते हैं। दिनकर की ये पंक्तियां उस समय के राजनेताओं पर कटाक्ष थी, जो कहते थे कि राजनीति एक सेवा है। आज भी कुछ नहीं बदला है। जनता गर्मी में परेशान होती है, बिजली का इंतजार करती है, लेकिन आज भी कुछ राजनेताओं के घर में 48 और 31 एसी है। सुनहर कानून ये साफ कर दिया है कि सियासत आज भी वैसी ही है। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 31 एयर कंडीशन लगे थे। खबरों में ये भी आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके घर में 40 से ज़्यादा एयर कंडीशन लगे हैं। कई नेताओं ने अवैध रूप से सरकारी बंगलों पर कब्जा जमा रखा है और इनमें छोटे मोटे नाम नहीं बल्कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का भी नाम है। और ये सारी आरटीआई और नेताओं से जुड़ी इस तरह की आरटीआई लगाकर जनता के सामने लाने में जो दो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आज वो दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसी मसले पर इन दोनों से हम बात करेंगे। हमारे साथ सुभाष अग्रवाल जी हैं। सुभाष अग्रवाल जी देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका। और श्यामलाल यादव जी हैं। श्यामलाल यादव जी सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। श्यामलाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत इस तरह की आरटीआई लगाई हैं, आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, पर सवाल ये होता है कि क्या हम नेताओं की ज़्यादा टांग नहीं खींचने लगे? इस तरह की चीज़ें शायद पहले भी होती होंगी, लेकिन अब इस तरह की बातें, आरटीआई का हमें हक मिला है तो हम नेताओं के घर में कितनी एसी लगे, किस तरह से उनके यहाँ कितना स्टाफ था, वो कब से उनका बंगलों का रेट पैसा बकाया, इस तरह की आरटीआई लगाकर हम कहीं ना कहीं लोगों के मन में राजनीति को लेकर, राजनेताओं को लेकर एक वितृष्णा पैदा करने की कोशिश नहीं करें जो आरोप लगते हैं। नहीं साहब, मैं एकदम नहीं मानता। और राजनीति में अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हमारे जैसे लोग, सुभाष अग्रवाल जी जैसे लोग और बहुत सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स और जो डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो इस तरह का काम करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या चीज़ें सामने ला रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। विदेश यात्राओं पर मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के हमने और सुभाष जी ने इतना काम किया है पिछले 5 वर्षों में। आपको ध्यान में होगा, मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने जो अपने सेक्रेटरीज की मीटिंग ली, उनको सबसे पहला जो उन्होंने निर्देश दिया, बोले विदेश यात्राएं कम से कम, और अभी सर्कुलर भी उसके लिए इशू हो गया। दूसरा काम उन्होंने किया कि रिश्तेदारों को पीए नहीं बनाएंगे। इसका उनको कहाँ से इसका मोटिवेशन मिला? आपको मालूम है कि पिछले साल हमने एक देश के ऐसे एमपीज की लिस्ट छापी थी, लंबी 150 के करीब, जिन्होंने अपने भाई, भतीजे, बीवी, बाप, बहन सबको अपना पीए 30,000 रुपए बचाने के लिए बना रखा है। तो हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहाँ से नेताओं के खिलाफ वितृष्णा पैदा कर रहे हैं? नेता अगर उसको लोग चुन रहे हैं, डेमोक्रेसी में इतना सम्मान के साथ उनको चुना जा रहा है, लाखों लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारा काम उनको दे रखा है करने के लिए। वो अपना उस दायरे में रह करके कर सकते हैं। किसने कहा कि आप लूट मचाइए? ये सब काम अगर एक्सपोज करना एंटी डेमोक्रेटिक है तो आप फिर इसको चीन बना दीजिए, जहाँ की आपको सड़क पर हथियार नहीं दिखता लेकिन हर आदमी के मन में एक इनविजिबल जो टेरर दिखता है, वैसा आप बना दीजिए। आपने अगर डेमोक्रेसी दे रखी है तो हमारे जैसे लोग, सुभाष जी जैसे लोग, बाकी लोग, आप भी वही कर रहे हैं, हम सब ये काम करते रहेंगे। मैं कतई नहीं मानता कि ये कतई हमारी तरफ से नेताओं को बदनाम करने की कोई। सुभाष जी, आपने इस वक्त गवर्नर हैं शीला दीक्षित जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, आपने उनके ऊपर आरटीआई लगाई, ये बात सामने आई। 31 एसी लगने की बात है। आपने मीरा कुमार जी जो कि पूर्व लोकसभा की अध्यक्ष थी, उनके सरकारी बंगले को लेकर के आपने उसमें आरटीआई लगाई। इस तरह की आरटीआई क्यों, क्या मकसद इसके पीछे? देखिए, मैं श्यामलाल जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस ने डेमोक्रेसी की परिभाषा ही पलट दी। डेमोक्रेसी की परिभाषा थी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इन्होंने इसे नए सिरे से परिभाषित कर दिया, फॉर द पॉलिटिशियंस, बाय द पॉलिटिशियंस, ऑफ द पॉलिटिशियंस। सो अब हम तो ये कहते हैं कि जब शीला दीक्षित जी ये कहती हैं कि भैया बिजली का बिल बचाना है तो एक पंखे में गुजारा कर लो, और खुद उनके घर में
एक टाइप 8 बंगलों में कितने कमरे होते होंगे जिसमें कि 31 एसी के अलावा 15 डेजर्ट कूलर हैं जी। और 25 रूम हीटर हैं। और यही लिस्ट खत्म नहीं होती, 2 बड़े फ्रिज डबल डोर के साथ साथ एक डीप फ्रीजर भी है। क्या नहीं है इसमें? आजकल के ज़माने में जब सीडी और कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, तो एक प्रोजेक्टर भी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। मतलब शाही शौकत के पूरे साधन ऐसे मौजूद हैं जैसे कि ये एक डेमोक्रेटिक लीडर होने के लिए कोई मोनार्की लीडर हो। तो इस तरीके के आरटीआई से यही खुलासा हुआ है। और जैसा श्यामलाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो हमने पुराने आरटीआईज के खुलासे किए थे उन सब पे मेरे ख्याल से उनकी दृष्टि रही होगी, जब भी उन्होंने ऐसे कुछ मापदंड निर्धारित कर दिए कि आज बहुत सख्ती से सारे राजनेताओं को रहना पड़ेगा। एक बात और जो कि इस नई सरकार ने और प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाया, उन्होंने कहा कि जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, जब वो नए बंगले में जाएंगे तो उनके रख रखाव के लिए और उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए एक सीमित मात्रा में खर्च करें। मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने के लिए उन्होंने कहा कि अनुमति लेके खर्च करें। श्यामलाल जी, इसके पीछे क्या सोच रही रही? नहीं, हमने ये देखा, ये भी आपको पता होगा कि ये भी जो सामने लाया गया ये फैक्ट कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये भी हमने और सुभाष अग्रवाल जी ने पिछले वर्षों में बहुत काम किया है इस पर कि किस मंत्री ने प्लानिंग कमीशन में, मंत्रालयों के ऑफिस में, मंत्रियों के घर में सीपीडब्ल्यूडी ने एक दिन में कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। एक मंत्री का ऑफिस 2 महीने पहले उसमें तोड़फोड़ हुई थी, रिनोवेशन हुआ था, उसमें 6 लाख रुपए खर्च हुए थे और पता चला आज फिर कर दिया, उसमें 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। किस काम में खर्च कर रहे हैं कोई पता नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन आप जो कह रहे थे कि ये सब चीज़ें, मीडिया नहीं रहेगा, आरटीआई नहीं रहेगी, तो मोदी जी को या किसी भी शासन में बैठे आदमी को कैसे पता चलेगा? ये तो हम उनके ध्यान में ला रहे हैं ना, तो हम कहाँ से निगेटिव काम कर रहे हैं? आपको एक, आप मंत्रियों और नेताओं की बात कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक कहानी की थी, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि किस तरह से अब दिल्ली में एक सांसदों के लिए एक व्यवस्था है कि आप अपने एरिया से आने वाले किसी दबे कुचले पीड़ित आदमी जो दिल्ली में आते रहते हैं, बहुत बड़ा देश है, केरल से कोई आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, तो उसको ठहरने के लिए गेस्ट एकोमोडेशन की व्यवस्था है। उसको मैक्सिमम आप 3 मंथ के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। मैंने एक कहानी ये निकाली थी कि किस तरह से कितने सारे पूर्व सांसद वो वर्तमान सांसदों के गेस्ट बन करके वर्षों से रह रहे हैं दिल्ली में, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। इसी तरह से बंगलों का भी देखा होगा आपने, सुभाष जी ने छापा था कि कितने सारे हैं। अब रायसीना हिल्स का इतना लोभ आप क्यों करते हैं? 120 करोड़ लोगों का देश है, दूसरों को मौका दीजिए। नए मंत्री, नए एमपी आ गए, उनको बैठने दीजिए। 5 साल के बाद वो चले जाएंगे, दूसरे आएंगे। तो एक बार जब आप आ गए रायसीना हिल्स तो छोड़ना ही नहीं चाहते। ये तो साहब मुझे नहीं लगता कि ये कोई डेमोक्रेसी, और इसको सामने अगर हम ला रहे हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। गलत काम श्यामलाल जी जो कह रहे हैं उस बात में इसलिए भी दम है क्योंकि इस वक्त भी खबर जो है वो ये कि 20 से ज्यादा पूर्व मंत्री, जो यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री, 20 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो अभी तक जिन्होंने अपने सरकारी निवास खाली नहीं किए हैं, और जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनमें से बहुत सारे सांसद, और सांसद क्यों, बहुत मंत्री भी ऐसे हैं जिनको अब तक बंगले अलॉट नहीं हो सके हैं। सांसद भी ऐसे हैं जो अभी होटल्स में ठहर रहे हैं क्योंकि जो पूर्व सांसद या फिर पूर्व मंत्री थे उन्होंने अपने बंगले छोड़े नहीं हैं। सुभाष जी, मुझे याद आता है, इस पर भी हमने कहानी एक स्टोरी दी थी, आरटीआई से ये बात सामने आई थी। योजना आयोग में एक टॉयलेट बनता है, 40 लाख रुपए उस पर खर्च होते हैं, और साथ साथ उसमें यह भी होता है कि वो टॉयलेट सिर्फ कुछ लोगों के इस्तेमाल स्मार्ट कार्ड एंट्री थी, स्मार्ट कार्ड एंट्री थी। तो ये बात, ये आपको लगता है दरअसल ये जनता के पैसे का, जबकि हम इस हफ्ते पूरे हमने बजट पे बात की है, देश की अर्थव्यवस्था की बात की है, और देश में जब आर्थिक संकट जब भी आया तो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व वित्त मंत्री हो, सबने कहा कि भाई दुनिया में आर्थिक मंदी है, इसलिए उस आर्थिक मंदी के समय में लोगों को कटौती करने के लिए कहा गया, लोगों से कहा गया कि वो आप अपनी जेबों में कटौती कीजिए, आप अपने खर्च में कटौती कीजिए। लेकिन 40 लाख रुपए के टॉयलेट बनते हैं, तो आपको लगता है कि लोकतंत्र में इस पर सवाल उठना चाहिए?